नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए सीरीज 26 जो अभी आपकी सीरीज चल रही है, इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से आर्द्र ऊष्मा से भोजन पकाने के तरीके हैं। तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दिया था, तो ये आंसर भी सही था, सिमरिंग, और इसके बाद आपका स्टूइंग और लास्ट में आता है स्टीमिंग। तो ये क्या है, ये मेथड होते हैं किसके, आर्द्र ऊष्मा से भोजन के पकाने के। और इसमें मैंने इसका वीडियो भी बना दिया है। और आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आई हूँ जो आपके टीजीटी, पीजीटी और नेट के बेस पर है। और इसके पहले मैंने अभी आपको वीडियो बनाया है आहार्य चयापचय पर, आधारीय चयापचय पर। इसको मैं और भी कल बताऊंगी क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन होने की वजह से जो है नहीं उसको बताए, और उसमें जो लोगों को कन्फ्यूज़न है उसको मैं कल आपको उसको दूर करूंगी। और उसमें जो मैंने क्वेश्चन बताया है वो मैंने वहाँ पर सही बताया है, और वहाँ पर कुछ लोगों ने उसको आंसर को गलत समझा है। जो मैंने बताया है उसको मैं कल क्लियर करूँगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो फाइलेरिया रोग एडीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो फाइलेरिया रोग जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, और ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। देखिए सारे मच्छर के अलग अलग हैं और ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फाइलेरिया रोग जो होता है ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए यहाँ पर मिलान करने के लिए क्वेश्चन है, टिटनेस, काली खांसी, निर्जलीकरण, और इसके बाद है पोटेशियम परमैंगनेट, डिप्थीरिया, फाइलेरिया, मलेरिया, बीसीजी और रेबीज। तो देखिए इसमें जो आंसर जाएगा, टिटनेस जो होता है, टिटनेस के लिए कौन सा टीका लगता है? एटीएस या टिटनेस जो टीटीबी टीका का नाम बोलते हैं, एटीएस भी बोलते हैं, जिसको एंटी टिटनेस सीरम भी कहते हैं। तो ये आप याद रखना कि एटीएस जो टीका है वो टिटनेस के लिए लगाया जाता है। और काली खांसी नेक्स्ट है, काली खांसी। काली खांसी के जो देखिए इसमें, इससे आपको मिलान करना है किससे क्या रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर इंजेक्शन भी दिया है, कौन से इसके बैक्टीरिया हैं वो भी मैंने दे दिया है, इसमें मच्छर क्या है, किसके लिए है। यानी इसमें से आपको दिमाग से सोच करके लगाना, जैसे आपकी नेट में मिक्सअप में आते हैं इस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो काली खांसी के लिए जो देखिए बैक्टीरिया यहाँ पर लिखा है मैंने, हीमोकिट्स पर्टूसिस। और निर्जलीकरण में क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। अब आता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इसे हम लाल दवा कहते हैं, जो कुएं में जो है बैक्टीरिया के डिस्ट्रॉय करने के, मारने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का प्रयोग करते हैं। अब आता है डिप्थीरिया। अब देखिए डिप्थीरिया जो होता है ये कोरोनरी यानी बैक्टीरिया का नाम है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। और नेक्स्ट हमारा आता है फाइलेरिया। जो फाइलेरिया होता है ये क्यों भी मैंने ऊपर बताया ही, ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। नेक्स्ट आता है मलेरिया। और मलेरिया आपको पता ही होगा ये किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। और नेक्स्ट आते हैं बीसीजी का टीका। अब देखिए जो बीसीजी का टीका होता है तो इसमें होता है तपेदिक रोग के लिए, यानी बीसीजी का टीका, यानी जो हमारे 6 रोग होते हैं जिसको उसके लिए तपेदिक रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जो जन्म के 1 माह के अंदर ही इसको लगा दिया जाता है। और इसको बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलरी कॉलमेट ग्यूरिन। अब आता है रेबीज़। रेबीज़ जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये जो रेबीज़ होता है ये क्या होता है, इसमें आपका न्यूरोरिहाइसिटीज हाइड्रोफोबी बैक्टीरिया का नाम है। देखिए रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होता है, जिसमें रेबीज नामक रोग हो जाता है। और इसमें हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं मतलब कि पागल जैसा व्यवहार करने लगते हैं, यानी कह सकते हो कुत्ते के जितने बिहेव होते हैं सारा इसमें करने लगते हैं। तो ये रेबीज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें देखिए इसमें से कौन सा भोज्य तत्व को पकाने से नष्ट हो जाता है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा भोज्य तत्व को पकाने से जो है, यानी ऐसे इसमें कौन सा भोज्य तत्व में जो विटामिन पाई जाती है। देखिए जो इसमें है, इसमें से कौन सा विटामिन को पकाने से नष्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमने भोज्य तत्व लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपका भोज्य तत्व नहीं होगा बल्कि विटामिन होगा, कि इसमें से कौन सी विटामिन हो जिसको पकाने से, यानी उसको पकाने से नष्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो आपके होता है वो क्या है, विटामिन सी होता है, जिसको पकाने से वो
नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु निर्मित बर्तनों की सफाई करने वाले पदार्थों से उनका मिलान कीजिए। यानी जो धातु निर्मित जो बर्तन होते हैं, धातुओं से जो बने होते हैं, वो किस किस चीज़ों से उनको साफ करते हैं, किनकी आवश्यकता पड़ती है, इनके लिए उनका मिलान कीजिए। देखिए तांबे का बर्तन, पीतल के बर्तन, स्टेनलेस स्टील और चांदी के बर्तन, इनको आपको मिलाना है। तो देखिए जो तांबे के बर्तन होते हैं मुख्य रूप से चूने की सफेदी से इसको साफ करते हैं तो साफ हो जाता है, और क्योंकि वो एसिड पैसे नींबू से साफ करते हैं, नींबू और नमक से भी साफ हो जाते हैं तांबे के बर्तन। तो ये आपके है चूने की सफेदी से उसको साफ करते हैं। पीतल के बर्तनों की सफाई कच्चे आम या इमली या नींबू से साफ करते हैं। पीतल के बर्तनों की सफाई कच्चे आम या इमली या नींबू यानी खट्टे चीज़ों से साफ करते हैं। और स्टेनलेस स्टील, देखिए जो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं वो साबुन या वॉशिंग पाउडर से ही साफ कर लेते हैं, साफ हो जाता है। और चांदी के जो बर्तन होते हैं उनको है पानी में नमक व सोडा के घोल से उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो देखिए इसमें जो डी का आंसर होगा क्या होगा, दूसरा होगा। तो देखिए तांबे के बर्तनों की सफाई किससे करते हैं, चूने की सफेदी से साफ करते हैं। पीतल के बर्तनों की कच्चे आम, इमली या नींबू से। स्टेनलेस स्टील जो है साबुन या वॉशिंग पाउडर से। और चांदी के बर्तनों की सफाई पानी में नमक या सोडा के घोल से उसकी सफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आकार के रसोई घर में कितनी दीवारें होती हैं। तो देखिए यू आकार की रसोई घर में 3 दीवारें होती हैं। क्या होती है, 3 दीवारें होती है। कौन कौन सी, देखिए ये आपके जो यू बना देते हैं, एक इधर का, एक इधर का और इधर का, ये यू आकार के अब में 3 दीवारें होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, किस विधि से भोजन को पकाने पर पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। किस विधि से भोजन पकाने पर पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है भाप में पकाकर, यानी भाप में जब पकाते हैं तो उससे पोषक तत्व क्या होता है, धीमी धीमी आंच पकता है, इसीलिए उसकी पोषक तत्व होते हैं नष्ट नहीं होते हैं। उबालना भी अच्छा है, लेकिन जब उबाल करके उसकी पानी को फेंक देते हैं तो उससे जो विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन, विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। विटामिन बी जल में घुलनशील होता है, इसीलिए विटामिन बी के स्रोत वाले भोज्य पदार्थों को अधिक धोने और उबालने से बचाना चाहिए। क्या कह रहा है, विटामिन बी जल में घुलनशील होता है, इसीलिए विटामिन बी के स्रोत वाले भोज्य पदार्थों को अधिक धोने एवं उबालने से बचाना चाहिए। ये तो अभिकथन हो गया। कारण में क्या है कि दूध में विटामिन B1 का अभाव पाया जाता है। अब यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है। क्या है, क्योंकि विटामिन B1 का अभाव पाया जाता है किसमें, दूध में, और ये विटामिन बी जल में घुलनशील होता है, इसीलिए इसको विटामिन बी के स्रोत वाले भोज्य पदार्थों को अधिक धोने और उबालने से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो दोनों बातें सही है, लेकिन इसकी व्याख्या ये आर नहीं कर रहा है, ये अपनी बातें दूसरी कह रहा है, इससे ये रिलेटेड नहीं है। यानी ये और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो क्या होगा, वो बी होगा। इसमें हमने देखिए यहाँ पर डाल दिया, आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो बी होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और ये एक का गलत है क्योंकि उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें से ऐसा कौन सा विटामिन जिसे पकाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा भी है। ऐसी कौन सी विटामिन जिसको पकाने पर क्या है, विटामिन डी होता है, जिनको कितना भी पकाया जाए इसका विटामिन डी नष्ट नहीं होता है। तो ये आप याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छा है आपका, कार्बोहाइड्रेट को पकाने पर उस पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को पकाने पर उसकी पाक क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, अनुकूल की प्रतिकूल की दोनों के इनमें से कोई नहीं। देखिए अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को जब पकाते हैं तभी फूलता है, फूलने के बाद वो क्या करते हैं, वो सही तरीके से स्टार्च जो है पचने योग्य हो जाता है। तो यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, उनको पकाने पर पाक क्रिया का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल का मतलब उसको आप अति पका देंगे, कह सकते हैं कैरामलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, या कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा पकाने पर, जैसे कभी कभी चीनी को क्या हो, ज़्यादा पका देते हैं वो नष्ट होता चला जाता है, कहने का मतलब काला पड़ जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। लेकिन अगर नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट को पकाते हैं तो उस पर क्या है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है इसमें से कौन सा आहार नरम या कोमल आहार में नहीं आता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। कौन सा आहार नरम या कोमल आहार में नहीं आता है। तो देखिए इसमें जो हमारा दाल का पानी है ये क्या है,
ये हमारा एकदम तरल आहार है, लिक्विड फॉर्म होता है, जबकि नरम में कोमल में क्या होता है, ठोस एवं अर्ध ठोस के रूप में होते हैं। जैसे दलिया, गले हुए चावल, खिचड़ी, ये क्या होते हैं, ये कुछ ठोस, ये हमारे नरम या कोमल आहार में आते हैं। लेकिन जो दाल का पानी है एकदम लिक्विड आहार में आता है। अब आता है किस किन रोगों में वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अब देखिए किन किन रोगों में वसा की मात्रा, यहाँ पर किन नहीं होगा, पर किन रोगों के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। देखिए यकृत की बीमारी में, मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों को, या इनमें से सभी, या अल्प पोषण की स्थिति में। देखिए यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो क्या होगा, ए होगा। क्यों? क्योंकि अल्प पोषण की स्थिति में ही वसा की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे उनकी जो अल्प पोषण है, जो कह सकते हैं कुपोषित कह सकते हैं, उनको सही तरीके से पोषण नहीं मिल रहा है, उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन यकृत की बीमारियों के लिए नहीं होगा, क्योंकि उस पर जोर पड़ता है। यकृत पर मोटापे से ग्रसित नहीं होगा कि उनकी उच्च रक्तचाप की बढ़ जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो इसमें नहीं देते हैं। अल्प पोषण की स्थिति में वसा की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा संतृप्त वसीय की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें से कौन सा संतृप्त श्रेणी में नहीं आता है, जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड होता है जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, अनसैचुरेटेड जो होता है इसको असंतृप्त कहते हैं, हमारे नुकसानदायक नहीं होता। इससे आप याद रखना। और जिसमें हमारे जो जैसे जो कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, हमारे सैचुरेटेड फॉर्म होते हैं। तो इसमें जो आते हैं, इसमें नहीं आते, ये आपको ढूंढना है। तो इसमें ओलिक और लिनोलिनिक क्या है, ओलिक और लिनोलिनिक ये क्या है, ये असंतृप्त है। और जबकि ब्यूटेरिक और जो ओलिक है, ये लिनोलिनिक है, ये क्या है, ये असंतृप्त है। जबकि ब्यूटेरिक और पाल्मेटिक ये क्या है, संतृप्त है। इसमें आपको बताना है इसमें संतृप्त में कौन सा नहीं आता है। तो ओलिक और लिनोलिनिक नहीं है। तो ओलिक, लिनोलिनिक और आर्किडोनिक किस में आते हैं, असंतृप्त में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें बताना है आपको, इसका आंसर खुद देना है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगी। और इसमें सारे क्वेश्चन को मैंने एक साथ मिला दिया है, तो इससे आप इसको लिख भी लीजिएगा यदि आपको आ रहा होगा, और इसका आंसर मैं कल बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर गुर्दे में पथरी होने पर कैल्शियम और फास्फेट कम से कम लेना होता है। देखिए आपको, यदि इसको आप पढ़े होंगे तभी इसको आप आंसर बता देंगे। इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर है जो गलत है, ये बताना है, सही को नहीं बताना है। तो गुर्दे में पथरी होने पर कैल्शियम फास्फेट कम से कम लेना होता है। दूसरा है हृदय रोग तथा उच्च रक्तचाप की दशा में सोडियम खनिज की मात्रा कम करनी चाहिए। तीसरा, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया रोग में अधिक मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए। चौथा, एनीमिया रोग होने पर लौह खनिज अधिक लेना चाहिए। पांचवा है ज्वर, संक्रमण, कुपोषण, सामान्य से कम वजन होने की स्थिति में कम कैलोरी युक्त भोजन रोगी के लिए उपयुक्त होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है, इसमें आंसर कौन सा होगा जो सही होगा, और यानी जो इसमें से गलत है ये बताना है। इसमें से कि इसमें से कौन सा है जो गलत कथन कह रहा है, और लगभग सारे सही, केवल इसमें से एक ही कथन है जो गलत है। मैं यहाँ पर हिंट आपको दे रही हूँ। अब आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशे की मात्रा वाले भोजन किस रोग में अधिक देना चाहिए। रेशे की मात्रा वाले भोजन किस रोग में अधिक मात्रा में देना चाहिए। देखिए पेचिस, कब्ज, पेट के अल्सर और ऑपरेशन की स्थिति। देखिए यहाँ पर जो देना चाहिए किस रोग में, कब्ज में देना चाहिए, क्योंकि रेशे का काम क्या है, ये हमारे आंत को साफ रखने का काम करता है। ये न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देता है, लेकिन आंत को साफ रखने का काम करता है। तो कब्ज की स्थिति में क्या होता है, रेशे की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और जबकि पेचिस में, पेट के अल्सर होने में, ऑपरेशन की स्थिति में रेशे युक्त पदार्थ को नहीं देना चाहिए। इससे उससे क्या होता है, और ही लूज मोशन शुरू हो जाता है, पेट पर के अल्सर पर इसका प्रभाव पड़ता है, और ऑपरेशन में के लिए भी इसको समस्या होती है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो बी होगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब आता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस रोग शरीर में किस यंत्र को प्रभावित करता है, शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। ये तंत्र है आपका, किस तंत्र को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो पाचन तंत्र है, क्योंकि गैस्ट्रो जो इंटेस्टाइनल जिसको बोलते हैं वो हमारा क्या है, वो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित होता है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन है, और आपका 22 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।